नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर धर्मवीर सिंह। आप सभी का अपने YouTube चैनल LSA स्टडी अड्डा में स्वागत है। अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। आज अब की क्लास में अपन शुरू करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। ठीक है, अवशोषण में अपन ने क्या पढ़ा था? औषधि के प्रवेश स्थल से, औषधि के प्रवेश स्थल से औषधि का कहाँ पहुँचना? ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में यानी रक्त परिसंचरण में, रक्त परिसंचरण में औषधि पहुँचती है। उसको अपन ने क्या नाम दिया था? अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। क्या नाम दिया था? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन से यदि औषधि टिश्यूज एंड सेल्स में पहुंचती है, टिश्यूज या सेल्स, ऊतकों व कोशिकाओं में पहुंचती है, उसको अपन क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। क्या बोलेंगे? वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, औषधि का प्रवेश स्थल से ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचना क्या कहलाता था? अवशोषण। और ब्लड सर्कुलेशन से औषधि टिश्यूज एंड सेल्स में पहुंच गई, इसको अपन ने क्या नाम दिया? वितरण। ठीक है, तो इसमें लिख दो, औषधि का रक्त परिसंचरण से, औषधि का रक्त परिसंचरण से विभिन्न ऊतकों या कोशिकाओं में पहुंचना, औषधि का रक्त परिसंचरण से विभिन्न ऊतकों तक पहुंचना क्या कहलाता है? वितरण कहलाता है। वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, औषधि का रक्त परिसंचरण से विभिन्न ऊतकों और कोशिकाओं में पहुंचना। ब्लड सर्कुलेशन से कहाँ पहुंचेगा? टिश्यूज एंड सेल्स में पहुंचती है औषधि, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लड सर्कुलेशन से टिश्यूज में पहुंचती है, इसको अपन ने क्या नाम दिया? वितरण। ठीक है, औषधि का वितरण, औषधि का वितरण हमेशा, वितरण हमेशा सांद्रता प्रवणता, हमेशा सांद्रता प्रवणता यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है, सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है। सांद्रता प्रवणता क्या होती है? सांद्रता प्रवणता यानी अर्थात औषधि का वितरण, अर्थात औषधि का वितरण औषधि की उच्च सांद्रता से, औषधि की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। ठीक है, औषधि की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता की ओर होता है।
तो औषधि की उच्च सांद्रता कहाँ है? रक्त प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में औषधि की उच्च सांद्रता है। और निम्न सांद्रता कहाँ होगी? टिश्यूज एंड सेल्स में, टिश्यूज एंड सेल्स में, ऊतकों और कोशिकाओं में औषधि की निम्न सांद्रता होगी। ठीक है, औषधि का वितरण हमेशा सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है। सांद्रता प्रवणता कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार होता है। सांद्रता प्रवणता क्या होती है? यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगी औषधि, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगी। यानी ब्लड प्लाज्मा में औषधि की मात्रा ज्यादा है और टिश्यू एंड सेल्स में औषधि की मात्रा कम है। तो औषधि सांद्रता प्रवणता के अनुसार गति करेगी, ब्लड प्लाज्मा से टिश्यू एंड सेल्स की तरफ गति करेगी। ठीक है, टिश्यू एंड सेल्स की तरफ गति करेगी। ये किस प्रकार होता है? इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट को अपन क्या बोलते हैं? पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन। सांद्रता प्रवणता के अनुसार किसी औषधि का वितरण क्या कहलाता है? पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा होता है। यदि सांद्रता प्रवणता के अगेंस्ट हो, अगेंस्ट वितरण हो, सांद्रता प्रवणता के अगेंस्ट वितरण होता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध हो रहा है। निम्न सांद्रता से औषधि उच्च सांद्रता की ओर आ रही है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर आ रहा है, वितरण उच्च सांद्रता की ओर हो रहा है। तो उसको वो कब हो सकता है? जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एटीपी खर्च होती है। क्या? एटीपी खर्च होती है। एटीपी खर्च कब होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के समय एटीपी खर्च होती है, तो ही औषधि का वितरण निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, यानी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट औषधि का वितरण किस कंडीशन में पॉसिबल है? जब एटीपी खर्च होगी, जब धक्का लगाया जाएगा किसका? एटीपी का, ऊर्जा का, तो वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर आ सकती है। ठीक है, तो ये है औषधि का वितरण। औषधि का वितरण क्या होता है? औषधि का रक्त परिसंचरण से, औषधि का रक्त परिसंचरण से, ब्लड सर्कुलेशन से टिश्यू एंड सेल्स में पहुंचना। औषधि का ब्लड सर्कुलेशन से, रक्त परिसंचरण से टिश्यू एंड सेल्स में पहुंचना क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और ये हमेशा सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है, अर्थात अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर औषधि का वितरण होता है, जो किसके द्वारा होता है? पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा होता है। यदि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर औषधि का वितरण हो रहा है, तो समझ लेना कि इसमें धक्का लगाना पड़ रहा है। धक्का किससे लगाओगे? एटीपी के द्वारा लगाओगे, यानी एटीपी खर्च होगी तो ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर औषधि का गमन। उसके बाद में एक टर्म आती है, इसमें वितरण का स्पष्ट आयतन, वितरण का स्पष्ट आयतन, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? औषधि की वह मात्रा जो एक समान रूप से यूनिफॉर्मली जितने आयतन में वितरित होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? वितरण का स्पष्ट आयतन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है वितरण का स्पष्ट आयतन? औषधि की वह मात्रा, औषधि की वह मात्रा, औषधि की वह मात्रा जो एक समान रूप से,
एक समान रूप से यूनिफॉर्मली एक समान रूप से जितने आयतन में वितरित होती है, जितने आयतन में वितरित होती है एक समान रूप से औषधि, वो क्या कहलाता है? जितने आयतन में वितरित होती है, जितने आयतन में वितरित होती है को ही औषधि का वितरण का स्पष्ट आयतन कहते हैं। अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्या? औषधि की वह मात्रा जो एक समान रूप से जितने आयतन में वितरित होती है, क्या? वह मात्रा, औषधि की वह मात्रा जो एक समान रूप से जितने आयतन में वितरित होती है, उसी को ही अपन क्या बोलते हैं? औषधि का स्पष्ट आयतन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? VDL इक्वल टू IV मारक से दी गई औषधि की मात्रा, IV मारक से दी गई औषधि की मात्रा डिवाइडेड बाई प्लाज्मा में औषधि की मात्रा, प्लाज्मा में औषधि की मात्रा। ठीक है, क्या हुआ? अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? IV मारक से दी गई औषधि की मात्रा अपॉन प्लाज्मा में औषधि की मात्रा। यानी प्लाज्मा में औषधि की मात्रा जितनी कम होगी, वो प्लाज्मा में औषधि की मात्रा जितनी कम होगी, उतना वितरण का स्पष्ट आयतन, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। यानी वितरण का स्पष्ट आयतन किस पर निर्भर करता है? प्लाज्मा में उपस्थित औषधि की मात्रा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्लाज्मा में औषधि की मात्रा पर निर्भर करता है। प्लाज्मा में औषधि की मात्रा ज्यादा है तो वितरण का स्पष्ट आयतन क्या होगा? कम होगा। और प्लाज्मा में औषधि की मात्रा कम है तो वितरण का स्पष्ट आयतन ज्यादा होगा। अर्थात प्लाज्मा में औषधि की मात्रा पर वितरण का स्पष्ट आयतन निर्भर करता है। ठीक है, औषधि की वह मात्रा जो समान रूप से यूनिफॉर्मली जितने आयतन में वितरित होती है, उसी को ही अपन ने क्या नाम दिया? वितरण का स्पष्ट आयतन। क्या नाम दिया? वितरण का स्पष्ट आयतन नाम दिया। औषधि की वह मात्रा जो एक समान रूप से जितने आयतन में वितरित होती है, उसको अपन ने नाम दिया वितरण का स्पष्ट आयतन। ठीक है, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद में इसका फॉर्मूला क्या होता है? VDL इक्वल टू IV मारक से दी गई औषधि की मात्रा अपॉन प्लाज्मा में उपस्थित औषधि की मात्रा। प्लाज्मा में औषधि की मात्रा यदि कम है तो वितरण का स्पष्ट आयतन ज्यादा होगा। उसके बाद में आगे अपन पढ़ेंगे वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। वितरण को प्रभावित करने वाले, वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें पहला कारक आता है वसा में घुलनशीलता। पहला कारक वसा में घुलनशीलता। वितरण को प्रभावित करने वाला पहला कारक क्या है? वसा में घुलनशीलता। लिपिड सोल्यूबिलिटी। लिपिड सोल्यूबिलिटी। लिपिड सोल्यूबिलिटी
कैसे प्रभावित करता है? वसा में घुलनशील औषधि होगी, वसा में घुलनशील औषधि, वसा में घुलनशील औषधि है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा। यानी फैट सोल्यूबल ड्रग है, फैट सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है, वसा में घुलनशीलता ज़्यादा है तो औषधि का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी औषधि लाइपोफिलिक नेचर की है। किस नेचर की है? लाइपोफिलिक नेचर की है। यानी वसा से नहीं औषधि है, वसा में घुलनशीलता ज़्यादा है, उस औषधि की वितरण भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वसा में घुलनशील औषधियों का वितरण ज़्यादा होगा। और हाइड्रोफिलिक ड्रग है उसका वितरण कम होगा। हाइड्रोफिलिक ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। ठीक है, हाइड्रोफिलिक नेचर ज़्यादा है, जल से नहीं ज़्यादा है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। और फैट सोल्युबिलिटी यानी लाइपोफिलिक नेचर की औषधि है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। दूसरा कारक कौन सा है? औषधि के अणु का आकार, मोलिकुलर साइज ऑफ ड्रग। दूसरा कारक कौन सा है? औषधि के अणु का आकार, मोलिकुलर साइज ऑफ ड्रग। मोलिकुलर साइज ऑफ ड्रग। यदि औषधि के अणु की साइज, मोलिकुलर साइज, औषधि के अणु की साइज लेस देन 50 डाल्टन है, 50 डाल्टन से कम है तो औषधि आसानी से पार हो जाती है। ठीक है, औषधि आसानी से पास हो जाती है। और मैक्सिमम जो फ्लो है इसी प्रकार का होता है। मैक्सिमम बल्क फ्लो किस प्रकार का होता है? जिसमें औषधि के अणु की साइज कितनी होती है? 50 डाल्टन से कम होती है। वे सभी औषधियाँ आसानी से पास हो जाती हैं। यानी मैक्सिमम टाइप का जो वो वितरण है इसी प्रकार का होता है। दूसरे प्रकार का लाइपोफिलिक नेचर की औषधि है। लाइपोफिलिक नेचर है परंतु इसके मॉलिक्यूल्स की साइज कितनी है? 600 डाल्टन तक है। लाइपोफिलिक यानी वसा स्नेही औषधि है। वसा स्नेही औषधि जिसके मॉलिक्यूल की साइज कितनी है? 50 से 600 डाल्टन है। इस प्रकार की औषधि का वितरण किस प्रकार से होता है? पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा होता है। किस प्रकार होता है? पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा होता है। ठीक है, बिना कोई ऊर्जा के खर्च किए इस प्रकार की औषधियों का वितरण होता है। तीसरे प्रकार की औषधि आती हैं पोलर आयोनाइज्ड ड्रग। पोलर आयोनाइज्ड ड्रग हैं जिसके मॉलिक्यूल्स का साइज क्या है? 50 डाल्टन है। मॉलिक्यूल्स की साइज कितनी है? ग्रेटर देन 50 डाल्टन है। तो इस प्रकार की औषधियों का वितरण किस प्रकार होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होगा। यानी इस प्रकार के वितरण में क्या होगा? एटीपी खर्च होगी। ठीक है, एटीपी खर्च होगी तो ही ये औषधि, इस औषधि का
वितरण होगा। कौन सी औषधि का? पोलर आयोनाइज्ड ड्रग। पोलर आयोनाइज्ड ड्रग यानी जिस औषधि का आयनीकरण हो गया और 50 डाल्टन से ज़्यादा मॉलिक्यूलर साइज है औषधि की, तो उस औषधि का एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा वितरण होगा। यदि मॉलिक्यूल की साइज 50 डाल्टन से कम है तो किसी प्रकार की औषधि हो, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, सभी औषधियों का आसानी से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और लेकिन यदि पोलर ड्रग है और 50 डाल्टन से अधिक मॉलिक्यूलर साइज है तो इस औषधि का वितरण किसके द्वारा होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होगा। ठीक है, तो ये दूसरा कारक था औषधि के अणु के आकार पर। अणु का आकार यदि 50 डाल्टन से कम है तो सभी प्रकार की औषधियों का वितरण हो जाएगा। यदि पोलर टाइप की है, आयनाइड टाइप की है और अणु की साइज 50 डाल्टन से ज़्यादा है तो औषधि का वितरण एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होगा। और यदि औषधि लाइपोफिलिक है, वसा स्नेही है और अणु की साइज 50 डाल्टन से 600 डाल्टन तक है तो औषधि का वितरण किससे होगा? पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा होगा। तीसरा कारक आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर टू डिफ्यूजन ऑफ ड्रग्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की उपस्थिति यानी कार्यकीय अवरोध की उपस्थिति। ठीक है, कार्यकीय अवरोध, ये कौन कौन से अवरोध होते हैं अपने शरीर में? तो पहला अवरोध कौन सा होता है? सिंपल जो एंडोथेलियल बैरियर होता है, सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर। सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर, इस बैरियर से सभी प्रकार की औषधियां, ऑल ड्रग्स पास हो जाती हैं, चाहे आयोनाइड हो चाहे नॉन आयोनाइज्ड हो, आयोनाइड हो चाहे नॉन आयोनाइज्ड हो, आयोनाइड और नॉन आयोनाइड प्रकार की सभी औषधियाँ जिसका मॉलिक्यूलर साइज कितनी है? 600 डाल्टन तक है। अणु की साइज 600 डाल्टन तक है, वो कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर से सभी प्रकार की औषधियाँ पास हो जाती हैं। दूसरे प्रकार का बैरियर कौन सा है? सिंपल सेल मेम्ब्रेन, सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर। इस बैरियर को अपन ने क्या नाम दिया? लाइपोइडल बैरियर। क्या नाम दिया? लाइपोइडल बैरियर, लाइपोइडल बैरियर। इस बैरियर से जो नॉन पोलर नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक ड्रग्स आसानी से पास हो जाती हैं। किससे? सेल मेम्ब्रेन बैरियर से नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक ड्रग्स, नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक ड्रग्स यानी जो अआयनिक हैं और जल स्नेही औषधि हैं, जल में घुलनशील औषधि हैं, वो सेल मेम्ब्रेन बैरियर से आसानी से पार हो जाती हैं। दूसरे प्रकार की औषधियाँ हैं लाइपोफिलिक ड्रग्स, लाइपोफिलिक ड्रग्स। लाइपोफिलिक ड्रग्स भी सेल मेम्ब्रेन बैरियर से आसानी से पास हो जाती हैं। तीसरे प्रकार की ड्रग्स जो सेल मेम्ब्रेन बैरियर से पास हो सकती हैं वो हैं हाइड्रोफिलिक पोलर ड्रग्स, हाइड्रोफिलिक
पोलर ड्रग्स जिनके मॉलिक्यूल की साइज लेस देन 50 डाल्टन है, वो ही औषधियाँ केवल सेल मेम्ब्रेन बैरियर को पास कर सकती हैं। ठीक है, यानी कोशिका झिल्ली अवरोध से केवल और केवल ये 3 प्रकार की औषधियाँ पार होती हैं। कौन कौन सी? नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक ड्रग, लाइपोफिलिक ड्रग्स और हाइड्रोफिलिक पोलर ड्रग्स। लाइपोफिलिक ड्रग्स कौन सी? जिनके मॉलिक्यूल की साइज कितनी है? 50 से 600 डाल्टन है। और हाइड्रोफिलिक पोलर ड्रग्स जिनके मॉलिक्यूल की साइज लेस देन 50 डाल्टन है, वो औषधियाँ ही कोशिका झिल्ली अवरोध को पार कर सकती हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली अवरोध को केवल और केवल ये 3 प्रकार की औषधियाँ पार करेंगी। कौन कौन सी? नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक ड्रग, नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक यानी जल में घुलनशील हैं, नॉन पोलर हैं, नॉन आयोनाइड टाइप की ड्रग है, वो पार हो जाएंगी आसानी से। दूसरे प्रकार की औषधि है लाइपोफिलिक ड्रग, जिसके मॉलिक्यूल की साइज कितनी है? 50 से 600 डाल्टन है, वो औषधियाँ आसानी से सेल मेम्ब्रेन बैरियर से पास हो जाती हैं। तीसरे प्रकार की औषधि कौन सी है? हाइड्रोफिलिक पोलर ड्रग्स, जिनके मॉलिक्यूल की साइज कितनी है? लेस देन 50 डाल्टन है, वे सभी औषधियाँ सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर से पास हो जाती हैं। तीसरे प्रकार का जो बैरियर है, 2 बैरियर हो गए। कौन कौन सा हो गया? सिंपल कैपिलरी एंडोथीलियल बैरियर, जिसमें से सभी प्रकार की औषधियाँ पार हो जाती हैं, आयोनाइड हो चाहे नॉन आयोनाइड हो, जिसके मॉलिक्यूल की साइज 50 से 600 डाल्टन है, वो सभी औषधियाँ सिंपल कैपिलरी एंडोथीलियल बैरियर से पास हो जाती हैं। तीसरे प्रकार का जो बैरियर है वो है BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर। कौन सा है? ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या होता है ब्लड ब्रेन बैरियर? सामान्य जो कैपिलरीज हैं अपने शरीर की, सामान्य कैपिलरीज क्या होती है इनमें? ये आपस में किससे जुड़ती हैं? गैप जंक्शन के द्वारा जुड़ी रहती हैं। यानी ये क्या है? इनमें इंट्रा सेलुलर पोर्स पाए जाते हैं। इंट्रा सेलुलर पोर्स ये क्या है? एंडोथीलियल सेल, एंडोथीलियल सेल्स, एंडोथीलियल सेल्स जिनके मध्य क्या पाया जाता है? इंट्रासेलुलर पोर पाया जाता है। किस में पाया जाता है? नॉर्मल कैपिलरीज में। नॉर्मल कैपिलरीज में क्या पाया जाता है? इंट्रासेलुलर पोर पाया जाता है। जबकि जो ब्रेन की कैपिलरीज हैं, ब्रेन की कैपिलरीज में क्या होता है? एंडोथीलियल सेल्स जो होती हैं वो आपस में टाइट जंक्शन के द्वारा जुड़ी रहती हैं। कौन जुड़ी रहती हैं? एंडोथीलियल सेल्स आपस में किसके द्वारा जुड़ी रहती हैं? टाइट जंक्शन के द्वारा। ये क्या है? टाइट जंक्शन। ब्रेन कैपिलरीज, ब्रेन कैपिलरीज में क्या होता है? एंडोथीलियल सेल्स के मध्य, एंडोथीलियल सेल्स के मध्य क्या पाया जाता है? टाइट जंक्शन पाया जाता है। एंडोथीलियल सेल्स, ठीक है। ब्रेन कैपिलरीज में एंडोथीलियल सेल्स के मध्य क्या पाया जाता है? टाइट जंक्शन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त एक लेयर और पाई जाती है, तंत्रिका ऊतक की एक लेयर और पाई जाती है, तंत्रिका ऊतक की एक लेयर और पाई जाती है। उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लियल सेल्स या एस्ट्रोसाइट्स की लेयर और पाई जाती है। ग्लियल सेल लेयर, ग्लियल सेल्स या एस्ट्रोसाइट्स
एस्ट्रोसाइट्स तंत्रिका ऊतक की लेयर और पाई जाती है। तो एनाटॉमिकली डिफरेंस क्या है नॉर्मल कैपिलरीज और ब्रेन कैपिलरीज में? नॉर्मल कैपिलरीज की एंडोथीलियल सेल्स आपस में गैप जंक्शन यानी इनके मध्य इंट्रासेलुलर पोर उपस्थित होगा, और ये जो ब्रेन कैपिलरीज हैं ये आपस में किसके द्वारा जुड़ी होंगी? टाइट जंक्शन के द्वारा आपस में जुड़ी होंगी। इसके अतिरिक्त ब्रेन कैपिलरीज जो होती हैं उनके चारों ओर तंत्रिका ऊतक की एक लेयर और पाई जाती है, इस कारण ये औषधियों के प्रवेश को रोकती हैं। तो जो नॉर्मल कैपिलरीज हैं इसमें किसी भी प्रकार की औषधि हो, चाहे लिपिड इनसोल्यूबल पोलर ड्रग, लिपिड इनसोल्यूबल पोलर ड्रग नॉर्मल कैपिलरीज में आ जा सकती है, लेकिन ब्रेन कैपिलरीज में लिपिड इनसोल्यूबल पोलर ड्रग प्रवेश नहीं कर पाती। और लिपिड सोल्यूबल नॉन पोलर ड्रग ये औषधियाँ ही केवल ब्लड ब्रेन कैपिलरीज को पार कर पाती हैं। कौन सी औषधियाँ? लिपिड सोल्यूबल नॉन पोलर ड्रग। लिपिड सोल्यूबल नॉन पोलर ड्रग ही ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर पाते हैं, और नॉर्मल कैपिलरीज में किसी भी प्रकार की औषधि हो, आयोनाइज्ड हो चाहे नॉन आयोनाइज्ड हो, वो सभी प्रकार की औषधियाँ आसानी से प्रवेश कर सकती हैं। ठीक है, आयोनाइज्ड हो चाहे नॉन आयोनाइज्ड हो, सभी प्रकार की औषधियाँ नॉर्मल कैपिलरीज में पार कर सकती हैं, परंतु ब्रेन कैपिलरीज में केवल और केवल लिपिड सोल्यूबल नॉन पोलर ड्रग ही प्रवेश कर पाती हैं। तो इसमें आप लिख लो, ब्लड ब्रेन बैरियर की कैपिलरीज हैं उनमें क्या क्या पाया जाता है? एक तो एंडोथीलियल सेल्स आपस में किससे जुड़ी होती हैं? टाइट जंक्शन से, और इसके अतिरिक्त इनमें एक तंत्रिका ऊतक की एक लेयर और पाई जाती है, ग्लियल सेल्स या एस्ट्रोसाइट सेल्स की एक लेयर और पाई जाती है। उसको अपन ने किस में पाई जाती है? ब्लड ब्रेन बैरियर में। तो इसमें लिखो, शरीर की सामान्य केशिकाओं यानी कैपिलरीज की भित्ति से होकर, सामान्य कैपिलरीज की भित्ति से होकर औषधियाँ आसानी से गुजर जाती हैं। औषधियाँ आसानी से गुजर जाती हैं, लेकिन मस्तिष्क की केशिकाओं की केशिकाओं की भित्ति की कोशिकाओं के मध्य टाइट जंक्शन उपस्थित होता है। टाइट जंक्शन वह केशिकाओं के चारों ओर
केशिकाओं के चारों ओर एक तंत्रिका ऊतक की परत होती है जो औषधि के प्रवेश को रोकती है। औषधि के प्रवेश को रोकती है। केवल किस प्रकार की औषधियाँ प्रवेश कर सकती हैं? लिपिड सोल्यूबल, केवल लिपिड सोल्यूबल नॉन पोलर ड्रग ही ब्लड ब्रेन बैरियर में प्रवेश कर सकती हैं। ठीक है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर में किस प्रकार की औषधियाँ लिपिड सोल्यूबल नॉन पोलर ड्रग ही प्रवेश कर पाती हैं। क्यों कर पाती हैं? क्योंकि इसमें टाइट जंक्शन होता है, जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनके मध्य टाइट जंक्शन होता है, और एक तंत्रिका ऊतक ग्लियल सेल्स या एस्ट्रोसाइट्स की एक परत और होती है, जिसके कारण ये औषधियों के प्रवेश को रोकती हैं। केवल और केवल किस प्रकार की औषधि प्रवेश कर सकती है ब्लड ब्रेन बैरियर में? लिपिड सोल्यूबल नॉन पोलर ड्रग ही ब्लड ब्रेन बैरियर या ब्लड CSF बैरियर या प्लेसेंटल बैरियर या किसमें ब्लड टेस्टिस बैरियर में प्रवेश कर सकती है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर टू डिफ्यूजन ऑफ ड्रग्स। 3 बैरियर अपन ने पढ़ लिए। पहला कौन सा पढ़ा? सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर, जिसमें से सभी प्रकार की औषधियाँ प्रवेश कर सकती हैं। दूसरे प्रकार का बैरियर कौन सा पढ़ा? सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर यानी लिपोइडल बैरियर। इसके द्वारा 3 प्रकार की औषधियाँ प्रवेश कर सकती हैं। नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक नेचर और लाइपोफिलिक, जिसका मोलिकुलर साइज कितना है? 50 से 600 डाल्टन है। और हाइड्रोफिलिक और पोलर नेचर की औषधियाँ तभी प्रवेश कर पाएंगी जब मॉलिक्यूल की साइज, औषधि के अणु की साइज कितनी होगी? लेस देन 50 डाल्टन होगी। तीसरा अपने पढ़ा ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर में क्या होता है? एंडोथेलियल सेल्स के मध्य टाइट जंक्शन होता है और इसके चारों ओर तंत्रिका ऊतक की बनी एक परत और होती है, जिसके कारण ये औषधियों के प्रवेश को रोकती है। केवल और केवल लिपिड सोल्यूबल नॉन पोलर ड्रग ही ब्लड ब्रेन बैरियर में प्रवेश कर सकती है। ठीक है, अगला चौथे प्रकार का है प्लेसेंटल बैरियर। चौथा बैरियर कौन सा है? प्लेसेंटल बैरियर। ये फीटल और मैटरनल ब्लड वेसल्स के मध्य पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फीटल और मैटरनल ब्लड वेसल्स, जो रक्त वाहिनियाँ हैं, भ्रूणीय और मातृत्व ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिनियाँ हैं, उनके मध्य पाया जाता है। ठीक है, फीटल ट्रोफोब्लास्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम के मध्य पाया जाता है ये बैरियर। फीटल ट्रोफोब्लास्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन और मैटरनल एंडोथेलियम के मध्य पाया जाता है। क्या? कौन सा बैरियर पाया जाता है? प्लेसेंटल बैरियर। नेक्स्ट आता है ब्लड टेस्टिस बैरियर। 5वां बैरियर कौन सा है? ब्लड टेस्टिस बैरियर।
ये सर्टोली सेल्स जंक्शन के मध्य पाया जाता है। सर्टोली सेल्स जंक्शन के मध्य पाया जाता है। सर्टोली सेल्स जंक्शन के मध्य पाया जाता है। ये बैरियर क्या काम करता है? स्पर्मेटोसाइट व स्पर्मेटिड में औषधि के प्रवेश को रोकता है। औषधि के प्रवेश को रोकता है। कौन? ब्लड टेस्टिस बैरियर। ठीक है, कौन रोकता है? ब्लड टेस्टिस बैरियर। कहाँ उपस्थित होता है? सर्टोली सेल जंक्शन के मध्य। दो सर्टोली सेल्स आपस में जुड़ती हैं, उनके मध्य क्या पाया जाता है? ब्लड टेस्टिस बैरियर पाया जाता है। क्या कार्य करता है? ये स्पर्मेटोसाइट व स्पर्मेटिड में औषधि के प्रवेश को रोकता है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के फिजियोलॉजिकल बैरियर पाए जाते हैं। कौन कौन से? सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर। पहले टाइप का कौन सा है? सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर। दूसरे टाइप का कौन सा है? सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर। तीसरा ब्लड ब्रेन बैरियर। चौथा ब्लड सीएसएफ बैरियर और प्लेसेंटल बैरियर और ब्लड टेस्टिस बैरियर। ये बैरियर क्या काम करते हैं? औषधि के प्रवेश को रोकते हैं। सिंपल एंडोथेलियल कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर में से सभी प्रकार की औषधियाँ पार कर जाती हैं, आयोनाइज्ड हो चाहे नॉन आयोनाइज्ड हो। जिसके मॉलिक्यूल की साइज 600 डाल्टन है, वो सभी औषधियाँ किससे पार कर जाती हैं? सिंपल एंडोथेलियल बैरियर से पार कर जाती हैं। और सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर से केवल 3 प्रकार की औषधियाँ पार करती हैं, नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक ड्रग्स, जिनके मॉलिक्यूल की साइज 50 से 600 डाल्टन है। ठीक है, और हाइड्रोफिलिक पोलर ड्रग्स तभी पास होती हैं जब उनके मॉलिक्यूल की साइज लेस देन 50 डाल्टन है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर टू डिफ्यूजन ऑफ ड्रग्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। चौथा कारक क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या है? औषधि का प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के साथ जुड़ना क्या कहलाता है? प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या है? एक रिवर्सिबल प्रक्रिया है। क्या है? रिवर्सिबल प्रक्रिया है, यानी उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। एक बार जुड़ जाएगी तो फिर फ्री भी हो जाएगी। रिवर्सिबल टाइप की है। यदि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इरिवर्सिबल टाइप की होती तो क्या होता? ड्रग्स की टॉक्सिसिटी हो जाती। क्या हो जाता? टॉक्सिसिटी हो जाती, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एक प्रकार की रिवर्सिबल बाइंडिंग है, यानी प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ेगा, ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ेगी तो वो फ्री भी हो जाएगी। ठीक है, उत्क्रमणीय प्रकार की है। तो इसमें लिख दो, औषधि का प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ना, प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ना एक रिवर्सिबल प्रक्रिया है, यानी उत्क्रमणीय प्रकार की प्रोसेस है, जिसमें एक बार प्लाज्मा प्रोटीन से औषधि जुड़ जाती है तो वो फ्री भी हो सकती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें लिखो आप, order of binding of drugs to various plasma protein।
वेरियस प्लाज्मा प्रोटीन, यानी जो प्लाज्मा की डिफरेंट प्रोटीन हैं उनसे औषधि के जुड़ने का क्रम। तो सर्वाधिक औषधि कौन सी प्रोटीन से जुड़ती है? प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ती है, एल्बुमिन से। उसके बाद में किससे जुड़ती है? अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से जुड़ती है। उसके बाद में किससे जुड़ती है? लाइपोप्रोटीन से जुड़ती है, लाइपोप्रोटीन से जुड़ती है। उसके बाद में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से जुड़ती है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से। ठीक है, तो सर्वाधिक औषधियाँ कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ती हैं? एल्बुमिन प्रोटीन से, और सबसे कम ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से जुड़ती हैं। ठीक है, अम्लीय औषधियाँ जो होती हैं वो मुख्यतया कौन सी प्रोटीन से जुड़ती हैं? प्लाज्मा एल्बुमिन प्रोटीन से जुड़ती हैं। अम्लीय औषधियाँ कौन सी प्रोटीन से जुड़ती हैं? प्लाज्मा एल्बुमिन प्रोटीन से। और क्षारीय जो औषधियाँ होती हैं वो कौन सी प्रोटीन से जुड़ती हैं? अल्फा 1 एसिड, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से जुड़ती हैं। तो लिख दो, अम्लीय औषधियाँ, अम्लीय औषधियाँ सामान्यतया, अम्लीय औषधियाँ सामान्यतया प्लाज्मा एल्बुमिन से, प्लाज्मा एल्बुमिन प्रोटीन से जुड़ती हैं, प्लाज्मा एल्बुमिन प्रोटीन से जुड़ती हैं। जबकि क्षारीय औषधियाँ सामान्यतया किस प्रकार की? अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से जुड़ती हैं, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से जुड़ती हैं। ठीक है, और क्या है? औषधि का प्रोटीन के साथ ज़्यादा जुड़ना, औषधि का प्लाज्मा प्रोटीन से ज़्यादा जुड़ना ये बताता है कि औषधि लॉन्ग एक्टिंग नेचर की है, लॉन्ग एक्टिंग प्रकृति की ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि औषधि क्या है? औषधि का जो बाउंड फ्रैक्शन है, जो बंधित भाग है, वो उपापचय और उत्सर्जन के लिए कम उपलब्ध होगा। ठीक है, तो इसमें लिख दो, औषधि का प्रोटीन के साथ, औषधि का प्रोटीन के साथ ज़्यादा जुड़ना, औषधि का प्रोटीन के साथ ज़्यादा जुड़ना सामान्यतया औषधि को लॉन्ग एक्टिंग बनाता है, सामान्यतया औषधि को लॉन्ग एक्टिंग बनाता है। क्योंकि औषधि का बाउंड फ्रैक्शन, औषधि का जो बंधित भाग है, औषधि का बाउंड फ्रैक्शन बंधित भाग है, उपापचय व उत्सर्जन के लिए उपलब्ध नहीं रहता, उत्सर्जन के लिए उपलब्ध नहीं रहता। ठीक है, इस कारण क्या है, ये जो लॉन्ग एक्टिंग प्रकार का बनाता है। ज़्यादा औषधि जुड़ने की प्रवृत्ति प्लाज्मा प्रोटीन से ज़्यादा है, वो औषधि को लॉन्ग एक्टिंग नेचर का बनाता है। क्योंकि जो औषधि का बाउंड फ्रैक्शन है वो उपापचय और उत्सर्जन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता, इसलिए वो लॉन्ग एक्टिंग नेचर का बनाता है। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ने का? सबसे ज़्यादा एल्बुमिन प्रोटीन से जुड़ती हैं, फिर अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से जुड़ती हैं, फिर लाइपोप्रोटीन से जुड़ती हैं, और फिर ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से जुड़ती हैं। सबसे कम ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से जुड़ती हैं और सबसे ज़्यादा एल्बुमिन प्रोटीन से जुड़ती हैं।
प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ने की प्रक्रिया किस प्रकार की है? रिवर्सिबल प्रकार की है। यदि इरिवर्सिबल प्रकार की होती तो क्या हो जाता? टॉक्सिसिटी हो जाती है ड्रग की। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कारक है अन्य कारक। अन्य कारक, इसमें पहला है क्षेत्रीय रक्त प्रवाह। क्षेत्रीय रक्त प्रवाह, रीजनल ब्लड फ्लो। रीजनल ब्लड फ्लो यानी क्षेत्रीय रक्त प्रवाह ज़्यादा है तो औषधि का वितरण भी ज़्यादा होगा। और अन्य कारकों में क्या क्या आता है? एज भी आती है, प्रेगनेंसी भी वितरण को प्रभावित करती है। प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, मोटापा, मोटापा भी, डाइट भी, और डिजीज का स्टेटस भी। डिजीज की स्टेट्स क्या हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो ये वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वितरण के प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में क्या कहें? क्षेत्रीय रक्त प्रवाह है, एज है, प्रेगनेंसी है, ओबेसिटी है, मोटापा है, और डाइट है, और डिजीज स्टेट्स हैं। ठीक है, तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में अपन ने क्या पढ़ा? औषधि का रक्त परिसंचरण से विभिन्न ऊतकों व कोशिकाओं तक पहुंचना। विभिन्न ऊतकों व कोशिकाओं तक पहुंचना क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। औषधि का वितरण हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार होता है, अर्थात क्या होता है? औषधि का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर वितरण होता है, वितरण होता है। उच्च सांद्रता कहाँ होती है? उच्च सांद्रता प्लाज्मा में होती है, और निम्न सांद्रता टिश्यूज या सेल्स में होती है। ठीक है, तो औषधि का वितरण किधर होगा? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। और यदि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है वितरण, तो वो किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। उसमें अपने को धक्का लगाने पड़ेगा। किसका किसका धक्का लगाओगे? एटीपी का, यानी एटीपी खर्च होगी तो ही अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वितरण हो सकता है। उसके बाद में अपने पढ़ा था अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण का स्पष्ट आयतन। वितरण का स्पष्ट आयतन क्या होता है? औषधि की वह मात्रा जो एक समान रूप से, यूनिफॉर्म रूप से जितने आयतन में वितरित होती है, उसी को ही अपन ने क्या नाम दिया था? वितरण का स्पष्ट आयतन। वितरण का स्पष्ट आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? IV रूट के द्वारा दी गई औषधि की मात्रा अपॉन प्लाज्मा में उपस्थित औषधि की मात्रा। प्लाज्मा में उपस्थित औषधि की मात्रा, इसलिए प्लाज्मा में औषधि की मात्रा जितनी है, यदि औषधि की मात्रा कम है तो वितरण का स्पष्ट आयतन क्या होगा? वितरण का स्पष्ट आयतन ज़्यादा होगा। और प्लाज्मा में उपस्थित औषधि की मात्रा ज़्यादा है तो वितरण का स्पष्ट आयतन क्या होगा? कम होगा। इसके बाद में अपन ने वितरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे। उसमें पहला कारक अपन ने पढ़ा था वसा में घुलनशीलता, यानी वसा में घुलनशील औषधि ज़्यादा है तो उसका वितरण ज़्यादा होगा। लिपिड सोल्युबिलिटी ज़्यादा है तो उसका वितरण ज़्यादा होगा। दूसरा आपने पढ़ा था औषधि के अणु का आकार, मोलिकुलर साइज। यदि औषधि के अणु की साइज, मोलिकुलर साइज 50 डाल्टन है तो वे सभी औषधियाँ पार हो जाती हैं। किसी भी प्रकार की औषधि हो, आयोनाइज्ड हो चाहे नॉन आयोनाइज्ड हो, जिसके मोलिक्यूल की साइज 50 डाल्टन से कम है, वो सभी औषधियाँ पार हो जाती हैं। ठीक है, मैक्सिमम टाइप का बल्क फ्लो इसी प्रकार का पाया जाता है। दूसरे प्रकार की जो लाइपोफिलिक ड्रग्स हैं, जिनके अणु की साइज 50 से 600 डाल्टन है, वो भी पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा आपस में पार हो जाती हैं। पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा पार हो जाती हैं। लेकिन जो पोलर आयोनाइज्ड ड्रग हैं, ग्रेटर देन 50 डाल्टन से ज़्यादा जिसका मोलिकुलर साइज है, वो औषधियाँ केवल और केवल एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही
वितरण होगा उनका, ठीक है। जिन हाइड्रोफिलिक नेचर है और आयोनाइज्ड हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल की साइज कितनी है, ग्रेटर देन 50 डाल्टन। तो इस प्रकार के औषधियों का वितरण कैसे होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही होगा। तीसरा अपन ने कारक पढ़ा था फिजियोलॉजिकल बैरियर टू डिफ्यूजन द ड्रग्स। इसमें अपन ने डिफरेंट टाइप के बैरियर पढ़े थे। पहला बैरियर अपन ने पढ़ा था सिंपल कैपिलरी एंडोथीलियल बैरियर, जिसमें से सभी प्रकार की औषधियाँ पार कर जाती हैं, जिनके मॉलिक्यूलर साइज कितनी होती है, 50 से 600 डाल्टन तक की होती है। सभी औषधियाँ पार हो जाती हैं, आयोनाइड हो चाहे अनायोनाइड हो। दूसरे प्रकार का बैरियर अपन ने पढ़ा था सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर। इसको अपन ने लिपोइडल बैरियर भी नाम दिया गया था। इसे 3 प्रकार की औषधियाँ पार होती हैं। पहला नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक औषधियाँ पार हो जाती हैं। लाइपोफिलिक, जिनके मॉलिक्यूलर की साइज कितनी होती है, 50 से 600 डाल्टन है, वो भी आसानी से पार हो जाती हैं। और हाइड्रोफिलिक पोलर ड्रग हैं, वो तभी पार होती हैं जब उनके मॉलिक्यूल की साइज कितनी होती है, 50 डाल्टन से कम हो। 50 डाल्टन से कम है। हाइड्रोफिलिक और पोलर टाइप की ड्रग तभी पार होगी जब मॉलिक्यूल की साइज 50 डाल्टन से कम है, ठीक है। तीसरा बैरियर अपने पढ़ा था ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर में क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। नॉर्मल कैपिलरी की अपेक्षा ब्लड की जो ब्रेन की कैपिलरीज हैं, उसमें एंडोथेलियल लेयर्स सेल्स आपस में टाइट जंक्शन के द्वारा जुड़ती हैं। इसके अतिरिक्त इन एंडोथेलियल लेयर के अतिरिक्त एक तंत्रिका ऊतक की लेयर और पाई जाती है। ग्लियल सेल्स या एस्ट्रोसाइट सेल्स की लेयर और पाई जाती है, जो औषधियों के प्रवेश को रोकती है। ब्लड ब्रेन बैरियर में केवल और केवल लिपिड सोल्यूबल नॉन पोलर टाइप की ड्रग ही प्रवेश कर पाती है, जबकि नॉर्मल कैपिलरीज में किसी भी प्रकार की औषधि हो, चाहे लिपिड इनसोल्यूबल हो चाहे लिपिड सोल्यूबल हो, लिपिड इनसोल्यूबल नॉन पोलर हो या पोलर हो, पोलर सभी प्रकार की औषधियाँ नॉर्मल कैपिलरीज में पार हो जाती हैं। और ब्लड ब्रेन बैरियर में केवल और केवल लिपिड सोल्यूबल नॉन पोलर ड्रग ही पार हो पाती है। अगला बैरियर कौन सा है, ब्लड सीएसएफ बैरियर। ब्लड सीएसएफ बैरियर ये किसके मध्य पाया जाता है, कोरोइड सेल के मध्य जो अवरोध पाया जाता है वो ब्लड सीएसएफ बैरियर में पाया जाता है। अगला है प्लेसेंटल बैरियर। ये फिटल और मैटरनल ब्लड वेसल्स के मध्य पाया जाता है अवरोध। ये किस किस के मध्य होता है, फिटल, ट्रोफोब्लास्ट, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम के मध्य बैरियर पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, औषधियाँ प्लेसेंटा में पार नहीं हो पाती, ठीक है। उसके बाद में आता है ब्लड टेस्टिस बैरियर। ये दो सर्टोली सेल्स जहाँ आपस में जुड़ती हैं, जहाँ सर्टोली सेल्स जंक्शन है, वहाँ ये बैरियर पाया जाता है। इस बैरियर के कारण स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड्स में औषधियों के प्रवेश को रोकता है, ठीक है। ये अवरोध स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड में औषधियों के प्रवेश को रोकता है। नेक्स्ट कारक आता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन से औषधि का जुड़ना किस प्रकार की प्रक्रिया है, रिवर्सिबल टाइप की प्रक्रिया है। अर्थात औषधियाँ प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ती हैं तो वो फ्री भी हो जाती हैं। यदि इरिवर्सिबल टाइप की बाइंडिंग है तो शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। औषधियों के बाइंडिंग का, प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंडिंग का क्रम कौन सा है, एल्बुमिन प्रोटीन से सबसे ज़्यादा औषधियाँ जुड़ती हैं, फिर अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से, फिर लाइपोप्रोटीन से, और सबसे कम औषधि कौन सी प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन से। और इसके बाद में अपन ने पढ़ा था औषधि अम्लीय जो औषधियाँ हैं वो प्लाज्मा एल्बुमिन प्रोटीन से जुड़ती हैं, जबकि क्षारीय औषधियाँ कौन सी प्रोटीन से जुड़ती हैं, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से कौन सी औषधियाँ जुड़ती हैं, क्षारीय औषधियाँ जुड़ती हैं। और अम्लीय औषधियों से कौन सी प्रोटीन से जुड़ती हैं, प्लाज्मा एल्बुमिन प्रोटीन से अम्लीय औषधियाँ जुड़ती हैं। और क्षारीय औषधियाँ कौन सी प्रोटीन से जुड़ती हैं, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से जुड़ती हैं।
प्रोटीन से ज़्यादा जुड़ना, औषधि का प्रोटीन से ज़्यादा जुड़ना औषधि को लॉन्ग एक्टिंग टाइप का बनाता है। क्यों? क्योंकि जो बाउंड फ्रैक्शन है औषधि का, बंधित भाग है, वो उपापचय और उत्सर्जन के लिए उपलब्ध नहीं रह पाता है। इस कारण वो औषधि को लॉन्ग एक्टिंग टाइप का बनाता है। नेक्स्ट अन्य कारक पढ़े थे अपन ने। अन्य कारक में उसका अपन ने पढ़ा था रीजनल ब्लड फ्लो, क्षेत्रीय रक्त प्रवाह। क्षेत्रीय रक्त प्रवाह जितना ज़्यादा होगा औषधि का वितरण उतना अधिक होगा। अन्य कारकों में एज भी प्रभावित करता है, प्रेगनेंसी भी प्रभावित करती है, मोटापा भी प्रभावित करता है, डाइट भी प्रभावित करती है, और जो डिजीज़ की स्टेट्स हैं वो भी प्रभावित करती हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आप सभी लोगों का इतनी लंबा सुनने के लिए। धन्यवाद। जय